हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आपने अभी एक फिफ्थ सेम की आपने स्कीम देखी होगी। उसमें आपको दो इलेक्टिव सब्जेक्ट दिए थे, ठीक है। सो उसमें का जो पहला जो इलेक्टिव था आपका, वो था आपका टूल इंजीनियरिंग, और जो सेकंड जो इलेक्टिव था वो था आपका पावर प्लांट इंजीनियरिंग, ठीक है। सो जो मैंने आपको जो एक गूगल फॉर्म भेजा था उसमें का जो मैक्सिमम रिस्पॉन्स आया है वो आया है पावर प्लांट इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। सो इसलिए हम आज पावर प्लांट इंजीनियरिंग को हमने एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज़ किया है, और इसको मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। सो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपना पहला यूनिट। ये आपके यूनिट्स रहेंगे हम पावर प्लांट इंजीनियरिंग के। जो पहला यूनिट है आपका वो है इंट्रोडक्शन टू पावर प्लांट्स। उसके बाद आपका सेकंड यूनिट आएगा हाई प्रेशर बॉयलर्स। थर्ड यूनिट आएगा आपका स्टीम एंड गैस पावर प्लांट्स। उसके बाद चौथा यूनिट आएगा आपका वेस्ट हीट रिकवरी, को जनरेशन एंड टाइप जनरेशन। उसके बाद आपका फिफ्थ यूनिट रहेगा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। और लास्ट वाला यूनिट रहेगा आपका इकोनॉमिक्स एनालिसिस ऑफ पावर प्लांट्स, ठीक है। ये भी जो सब्जेक्ट रहेगा ये आपका 70 मार्क्स का रहेगा, और टोटल इसका टाइम ड्यूरेशन रहेगा 3 आवर्स का। सो आज हम सबसे पहले जो एक चैप्टर है हमारा वो है इंट्रोडक्शन टू पावर प्लांट, उसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे। बेसिकली आपको पावर प्लांट्स की तो आइडिया होगी। ये जो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो काम रहता है वो कहाँ पे चलता है, वो चलता है पावर प्लांट में, ठीक है। तो एक आपको बेसिक आइडिया तो होगी इसके पावर प्लांट इंजीनियरिंग के बारे में। और बहुत ही आसान सब्जेक्ट है जो बेसिकली आपने अभी तक जो थर्मल में पढ़ा है, या आप अभी इससे भी आप पावर इंजीनियरिंग में पढ़ोगे तो उसका ये डिटेल इसमें भी आपको रहेगा, ठीक है। सो सबसे पहला जो अपना चैप्टर रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्शन टू पावर प्लांट। इसमें जो पावर प्लांट रहता है इसके उसका पूरा इंट्रोडक्शन आपको रहेगा। बेसिकली इसमें 4 कंटेंट्स है। जो सबसे पहला जो इसका टॉपिक रहेगा वो रहेगा वर्ल्ड एंड नेशनल सिनारियो ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ एनर्जी। मतलब अभी का जो वर्ल्ड और नेशनल का जो सिनारियो है एनर्जी के बारे में, उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो सेकंड टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्शन टू पावर प्लांट, देयर इम्पोर्टेंस एंड टाइप्स। मतलब पावर प्लांट मतलब क्या होता है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है और उसके टाइप्स क्या रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो थर्ड टॉपिक रहेगा वो रहेगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आपने देखा होगा, जो डैम पे जो रहता है उसको बोलते हैं हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, क्योंकि हाइड्रो मतलब क्या होता है, वाटर। इसमें जो कंटेंट है वो रहेगा सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन, उसके बाद इसका जनरल अरेंजमेंट, उसके बाद इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, एडवांटेजेस, लिमिटेशन एंड मेंटेनेंस। उसके बाद आपका लास्ट टॉपिक रहेगा डीजल पावर प्लांट। उसका भी सेम कंटेंट रहेगा इंट्रोडक्शन, कंपोनेंट्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशन, डीजल जनरेटिंग सेट एंड मेंटेनेंस, ठीक है। सो जो सबसे पहला जो अपना टॉपिक है वो है वर्ल्ड एंड नेशनल सिनेरियो ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ एनर्जी। मतलब नेशनल सिनेरियो क्या है, अभी का सिनेरियो क्या है एनर्जी के बारे में, ठीक है। सो इसमें आपको बेसिकली सप्लाई पूछी जाती है, मतलब कितने टाइप की सप्लाई है एनर्जी के लिए। सो कोल डोमिनेट्स द एनर्जी मिक्स इन इंडिया, contributing to 55% ऑफ द टोटल प्राइमरी एनर्जी प्रोडक्शन। मतलब जो अभी जो इंडिया में पूरे हम जो थर्मल पावर प्लांट या अदर जो पावर प्लांट है उसमें जो अपना एक मेन सोर्स रहता है वो मैक्सिमम कौन सा यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं कोल। मतलब एक 55% अगर एक कॉन्ट्रीब्यूशन देखेंगे हम तो इसमें किसका रहेगा, कोल का रहेगा। ओवर द ईयर्स देर हैज़ बीन अ मार्क इंक्रीज इन द शेयर ऑफ नेशनल गैस इन प्राइमरी एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम 10% इन 1994 to 13% इन 1999। मतलब इसके अलावा ये जो अपना एक कोल तो है, इसके लिए अलावा जो अपना एक नेशनल गैस जो रहता है सोर्स, उसका प्रोडक्शन क्या बताया इसने कि 1994 में इसका प्रोडक्शन 10% बढ़ गया था, और 1999 में इसका प्रोडक्शन 30% बढ़ गया है, ठीक है। उसके बाद देर हैज़ बीन अ डिक्लाइन इन द शेयर ऑफ ऑयल इन प्राइमरी एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम 20 to 70% ड्यूरिंग द सेम पीरियड। लेकिन इसी टाइम पीरियड में जो ऑयल का जो सप्लाई था एनर्जी के लिए, उसका प्रोडक्शन क्या है 20 to 70% क्या हो गया है, डिक्रीज़ हो गया है, ठीक है। सो मैक्सिमम अभी हम देखें तो कोल का ही प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए कोल जो है वो पावर प्लांट में मैक्सिमम यूज़ करते हैं एज कम्पेयर टू अदर। सो अभी हम देखेंगे सप्लाई ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी के लिए क्या क्या हम सप्लाई करते हैं, ठीक है। मतलब इनपुट क्या क्या रहता है।
सो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ की, जो इनपुट जो फैक्टर रहता है ना, वो रहता है पावर प्लांट पे डिपेंड रहता है। मतलब जो नंबर ऑफ पावर प्लांट से तो सभी का इनपुट कैसा रहता है, अलग अलग रहता है। तो सबसे पहले बात करें कोल सप्लाई का। तो कोल बेसिकली यूज़ होता है थर्मल पावर प्लांट में। आपने नाम सुना होगा, जो थर्मल पावर प्लांट रहता है उसमें क्या यूज़ करते हैं, कोल यूज़ करते हैं। सो India has a huge coal reserves, at least 84,396 million tons of proven recoverable reserves। मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा किसका प्रोडक्शन किया जाता है, कोल का प्रोडक्शन होता है। अभी भी अपने पास कितना 84,396 मिलियन टन अभी भी अपने पास कोल रिजर्व है। इंडिया इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल एंड इग्नाइट इन द वर्ल्ड। मतलब इंडिया का रैंक कितना आता है, फोर्थ रैंक आता है कोल के प्रोडक्शन के बारे में। दिस अमाउंट्स टू ऑलमोस्ट 8.6% ऑफ द वर्ल्ड रिजर्व एंड इट में लास्ट फॉर अबाउट 230 ईयर्स इन द करंट रिजर्व टू प्रोडक्शन। मतलब जो इंडिया का अगर हम एज़ कम्पेयर टू वर्ल्ड को देखेंगे तो अभी भी हम कितना 230 ईयर्स हम इससे प्रोडक्शन ले सकते हैं। इन कॉन्टैक्ट द वर्ल्ड प्रोवन कोल रिजर्व्स आर एक्सपोर्टेड टू लास्ट ओनली फॉर 190 ईयर्स। और जो अदर एज अ वर्ल्ड के हम बात करेंगे तो इनका जो कोल का जो प्रोडक्शन है वो कितने साल तक रह सकता है, वो रहता है सिर्फ 192 ईयर्स साल तक रह सकता है। ठीक है। उसके बाद आपका जो सेकंड रहेगा, पहला तो होगा आपका कोल, उसके बाद आएगा आपका ऑयल। सो ऑयल भी बेसिकली थर्मल पावर प्लांट के लिए यूज़ किया जाता है। सो ऑयल अकाउंट्स फॉर अबाउट 36% ऑफ इंडिया टोटल एनर्जी कंजम्पशन। मतलब जो टोटल एनर्जी कंजम्पशन में उसमें ऑयल का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है 36%। India today is one of the top 10 oil guzzling nation in the world and will soon overtake Korea as the third largest consumer of oil in Asia after China and Japan। मतलब अभी के जो कंडीशन है इंडिया की वो कैसे टॉप में है। मतलब हम अभी जो टॉप के मतलब फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो रैंकर हैं हम उसको भी क्या कर सकते हैं, ओवरटेक कर सकते हैं। अभी तक हम देखो इसमें बताया कि कोरिया का क्या भी थर्ड पोजीशन पे है, तो हम इसको भी ओवरटेक कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आएगा आपका नेशनल गैस सप्लाई। सो नेशनल गैस अकाउंट फॉर अबाउट 8.9% ऑफ एनर्जी कंजम्पशन इन द कंट्री। नेशनल गैस का प्रोडक्ट यूज़ कैसे रहता है, कम रहता है। सो बेसिकली 8.9% ही हम इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। द करंट डिमांड फॉर नेशनल गैस इज अबाउट 96 मिलियन क्यूबिक मीटर पर डे एज अगेंस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ 67 मिलियन क्यूबिक मीटर्स पर डे। मतलब इसका कितना रहता है पर डे, कितना रहता है 96 मिलियंस क्यूबिक पर डे। मतलब इसकी डिमांड कितने है 96 मिलियन की है, लेकिन अभी हम इतना मतलब अवेलेबिलिटी कितने अपने तरफ इसका है 67 मिलियन है। ठीक है। द डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 200 मिलियन क्यूबिक मीटर डे। नेशनल गैस रिजर्व आर एस्टिमेटेड एट 66 बिलियन क्यूबिक मीटर। मतलब नेशनल गैस रिजर्व भी अपने तरफ कैसे है, बहुत ज़्यादा है। मतलब 616 बिलियन क्यूबिक मीटर अपने पास क्या है वो रिजर्व है। क्योंकि कैसा रहता है, नेशनल गैस का यूज़ ज़्यादा नहीं करते पावर प्लांट में। उसके बाद आएगा आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई में जितने भी एज ए सोर्स यूज़ करते हैं वो सभी कंसिडर किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया होगा आपको कि द ऑल इंडिया इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर जनरेटिंग स्टेशन अंडर यूटिलाइज ऑफ 1,12,015 मेगावाट एज ऑन 31 मई 2004। मतलब जो पावर जनरेटिंग कैपेसिटी है अपने नेशन की वो कितनी है 1,12,580 मेगावाट, इतनी क्या अपनी कैपेसिटी है। ठीक है। कंसिस्टिंग ऑफ 28,860 मेगावाट हाइड्रो। उसमें क्या देखो अभी जो 28,860 है वो किससे तैयार करते हैं हम, वो तैयार करते हैं हाइड्रोलिक पावर प्लांट से, मतलब वाटर से। उसके बाद 77,931 मेगावाट ये किससे तैयार करते हैं हम, ये तैयार करते हैं हम थर्मल पावर प्लांट में, मतलब एज अ कोल या फिर ऑयल का यूज़ करते हैं। उसके बाद जो 2,720 मेगावाट है हम यूज़ करते हैं एज अ न्यूक्लियर पावर प्लांट से। इसमें क्या यूज़ करते हैं, यूरेनियम यूज़ करते हैं। उसके बाद 1,869 मेगावाट हम यूज़ करते हैं वाइंड। आपने देखा होगा वो वाइंड पावर प्लांट रहता है, पवन चक्की बोलते हैं उसके, हम क्या करते हैं इससे तैयार करते हैं। द ग्रॉस जनरेशन ऑफ पावर इन द ईयर 2002-2003 स्टूड एट 531 बिलियन यूनिट्स किलोवाट आवर। ठीक है। तो इसका क्या बताया यहाँ पे इसने पूरा डिटेल दिया है कि हम कौन से पावर प्लांट से हम कितना मेगावाट एनर्जी तैयार करते हैं।
उसके बाद आएगा आपका न्यूक्लियर पावर सप्लाई, ठीक है। सो न्यूक्लियर में बेसिकली क्या यूज़ करते हैं, यूरेनियम यूज़ करते हैं। वो क्या करते हैं, एटम को बम्बार्डिंग करते हैं और इससे क्या करते हैं, एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। सो न्यूक्लियर पावर कंट्रीब्यूट्स टू अबाउट 2.4% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इन इंडिया। न्यूक्लियर पावर प्लांट का कैसा कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम है, इसका सिर्फ 2.4% ही यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका जो डिसएडवांटेज है वो कैसे बहुत ही हाई है, इसलिए इसका जो प्रोडक्शन है वो कैसा है, बहुत ही कम है। अगर गलती से भी कुछ प्रॉब्लम हुआ तो क्या हो सकता है, पूरा जो पावर प्लांट है वो पूरा का पूरा पावर प्लांट ब्लास्ट हो सकता है, इतना डेंजर रहता है न्यूक्लियर पावर सप्लाई, ठीक है। इसलिए इसका जो सोर्स का जो यूज़ है वो कैसा है, बहुत ही कम है। India has 10 nuclear power reactors at 5 nuclear power stations producing electricity. More nuclear reactors have also been approved for construction. मतलब इंडिया में टोटल 10 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है, लेकिन इसमें से हम 5 से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद आपका आएगा हाइड्रो पावर सप्लाई। हाइड्रो मतलब वाटर। सो आपने डैम पे देखा होगा, हम वाटर के यूज़ से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। सो इंडिया इज एंडाउड with a vast and viable hydro potential for power generation of which only 50% has been harnessed so far. इंडो मतलब क्या आता है, जो हम अपने को क्या मिला है वो एक देन में मिला है, ठीक है, कि वाटर की इंडिया में कमी नहीं है। हम अगर चाहे तो हम वाटर से बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी तैयार कर सकते हैं, लेकिन हम कितना करते हैं, सिर्फ 50% ही हम इसका यूज़ करते हैं। द शेयर ऑफ हाइड्रो पावर इन द कंट्री टोटल जनरेटेड यूनिट हैज स्टेडली डिक्रीज एंड इट प्रेजेंटली स्टैंड एट अप टू 25%। मतलब इसका भी देखो, अभी जो प्रोडक्शन वगैरह है धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है, और अभी कहाँ तक आप पहुँचे, हम सिर्फ आप पहुँचे अभी 25% तक, ठीक है, अप टू 31 में 2004। और इसका जो कैपेसिटी है वो कितना है, 84,000 मेगावाट क्या इसकी कैपेसिटी है। उसके बाद आएगा आपका पावर प्लांट का इंट्रोडक्शन। सो पावर प्लांट का इंट्रोडक्शन सिर्फ सिंपल यही रहेगा कि पावर प्लांट क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। सो मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता है, फिर वहाँ पे एक तो हम टरबाइन लगाएंगे या फिर रोटर लगाएंगे और रोटेट करेंगे, और जनरेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। तो सिंपल फंडा यही है कि पावर प्लांट क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लेकिन अभी जो टरबाइन है उसको घुमाने के लिए हम जो सोर्स यूज़ करते हैं, मतलब इनपुट फैक्टर जो रहेगा वो कैसा रहता है, वो अलग अलग रहता है। मतलब हम कोल, ऑयल, उसके बाद यूरेनियम हो गया, वाटर हो गया, नेचुरल गैस हो गए, सोलर भी है अपना, ठीक है। तो हम जो इनपुट जो फैक्टर लगाते हैं ना वो अलग अलग रहते हैं, लेकिन उसका काम यही है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इसको कन्वर्ट कर देना, ठीक है। सो अ पावर स्टेशन इज़ एन इंडस्ट्रियल फैसिलिटी फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। मतलब क्या है, एक पावर स्टेशन को हम क्या करते हैं, एक इंडस्ट्री बोल सकते हैं, क्योंकि इसका काम क्या है, इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करना, ठीक है। एट द सेंटर ऑफ नियरली ऑल पावर स्टेशन इज अ जनरेटर और रोटेटिंग मशीन दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल पावर इनटू इलेक्ट्रिकल पावर बाय क्रिएटिंग रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड कंडक्टर। इसका बेसिक काम यही है कि ये क्या करता है, जनरेटर टरबाइन को रोटेट करके क्या करता है, जैसे टरबाइन रोटेट होता है वो किसको रोटेट करेगा, जनरेटर को, और जनरेटर में क्या रहता है, मैग्नेटिक फील्ड रहती है और कंडक्टर रहता है, ठीक है। और रोटेट होने के बाद क्या तैयार होता है, आपका इलेक्ट्रिकल पावर तैयार होता है, ठीक है। मोस्ट पावर स्टेशन इन द वर्ल्ड बर्न फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड सम यूज न्यूक्लियर पावर, बट देयर इज एन इंक्रीजिंग यूज ऑफ क्लीनर रिन्यूएबल सोर्सेज सच एज सोलर, वाइंड एंड वेव एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक। सो बेसिकली क्या होता है, जो वर्ल्ड और अगर इंडिया और वर्ल्ड की भी बात करें तो मैक्सिमम क्या यूज़ करते हो, एक तो थर्मल पावर प्लांट के बारे में सोचते हैं, मतलब इसमें कोल, ऑयल और नेचुरल गैस वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो जो अपने जो रिन्यूएबल सोर्सेस हैं, मतलब जो कभी भी फिनिश नहीं होने वाले जो सोर्सेज, जैसे सोलर हो गया यानी कि सनरेज, वाइंड हो गया, या फिर हाइड्रो मतलब वाटर हो गया। सो अगर हम इसके बारे में भी अगर ध्यान देंगे तो हम इससे भी ज़्यादा पावर हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद आएगा आपका टाइप्स ऑफ पावर प्लांट, मतलब बेसिकली कितने टाइप्स के पावर प्लांट रहते हैं। सो बेसिकली 7 टाइप्स के पावर प्लांट रहते हैं। पहला जो रहता है वो रहता है थर्मल पावर प्लांट। उसके बाद आएगा आपका हाइड्रोलिक पावर प्लांट। उसके बाद आएगा आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट। नेक्स्ट जियोथर्मल पावर प्लांट। नेक्स्ट सोलर पावर प्लांट। उसके बाद आएगा वाइंड पावर प्लांट और उसके बाद आएगा आपका बायोमास पावर प्लांट। सो बेसिकली आपको सिलेबस में
थर्मल, हाइड्रोलिक, न्यूक्लियर, ये 3 चीज़ें रहेगी। अब इसमें के कंपोनेंट्स क्या क्या रहते हैं? सो सबसे पहला जो कंपोनेंट्स रहेगा वो रहता है हीट सोर्स। सो बेसिकली हीट सोर्स का क्या काम क्या है? अभी देखो थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, कोल रहता है, कोल को हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं, और कोल बर्न होने के बाद क्या करता है, जो वाटर रहता है वो वाटर का क्या करता है, वाटर को गर्म करता है, ठीक है। फिर वाटर को गर्म करने के बाद क्या होगा, आपने देखा होगा कि हम वाटर को गर्म करते हैं, उससे क्या प्रोड्यूस होता है, स्टीम प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली काम यही है कि कोल को जला के पानी को उबालो और इसको जो स्टीम रहेगी वो स्टीम के हेल्प से टरबाइन को रोटेट करो, ठीक है। फिर टरबाइन रोटेट होगा, टरबाइन किसको रोटेट करेगा, जनरेटर को। फिर जनरेटर में क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड रहेगा और कंडक्टर रहेगा, इससे क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो अभी जो आपका जो पहला जो कंपोनेंट है हीट सोर्स, इसका क्या काम क्या है, कि प्रोवाइड्स हीट टू जनरेट स्टीम इन अ न्यूक्लियर पावर प्लांट। द हीट सोर्स इज द न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफन रेफर टू एज अ रिएक्टर कोल। मतलब हीट सोर्स का काम यही है कि क्या करो, कोल को क्या करो, बर्न करता है, किस लिए, कि वाटर क्या होना चाहिए, अपना उबालना चाहिए, उससे क्या प्रोड्यूस होनी चाहिए, स्टीम प्रोड्यूस होनी चाहिए। उसके बाद आएगा आपका टर्बाइन और जनरेटर। अब इसका टर्बाइन और जनरेटर का काम क्या है, जैसे स्टीम प्रोड्यूस हो गई तो क्या करेगा, फिर आप टर्बाइन और जनरेटर को क्या करेगा, वो रोटेट करेगा, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका कंडेंसर। कंडेंसर का काम क्या रहता है, जो स्टीम रहती है ना, वो क्या करता है, स्टीम को ठंडा करने का काम करता है। और आप क्या रहता है, अगर स्टीम को हम कंडेंस करेंगे यानी ठंडा करेंगे तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है, फिर से वो वाटर प्रोड्यूस करता है। सो बेसिकली क्या होता है ना, जैसे टरबाइन को रोटेट हो गया, फिर जो एक्स्ट्रा जो स्टीम जो बची है, ठीक है, टरबाइन को रोटेट करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, उसको कंडेंस करते हैं यानी ठंडा करते हैं, और उसको फिर से हम किस में कन्वर्ट करते हैं, वाटर में कन्वर्ट करते हैं, और जो वाटर रहेगा फिर उसको क्या करते हैं, हम रीयूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है पंप। पंप किस लिए यूज़ करते हैं, वाटर को सप्लाई करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कूलिंग टावर। कूलिंग टावर का काम क्या रहता है, जो अभी जो वाटर जो आपका गर्म हुआ है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, फिर से हम क्या करते हैं, उसको कूल करते हैं। तो ये हो गए बेसिक कंपोनेंट्स। इसके अलावा आ गया आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। दिस इज आवर थर्ड टॉपिक, ठीक है। सो हाइड्रोलिक पावर प्लांट में क्या रहता है ना, बेसिकली हाइड्रो पावर इज द पावर डिराइव फ्रॉम द एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर और फास्ट रनिंग वाटर विच में बी हार्नेस फॉर यूजफुल पर्पज। हाइड्रोलिक का कंसेप्ट सिंपल है, क्या करते हैं ना, आपने देखा होगा डैम में वाटर स्टोर रहता है, फिर वो वाटर क्या करता है, उसको एक पेनस्टॉक पाइप से क्या करते हैं, उसको सप्लाई करते हैं, और सप्लाई होने के बाद वो किसको रोटेट करता है, टरबाइन को। टरबाइन को क्या कनेक्ट रहता है, जनरेटर, ठीक है। जैसे फिर टरबाइन रोटेट हो गया, क्या साथ में वो किसको रोटेट करता है, जनरेटर को, और जनरेटर से क्या तैयार होती है, फिर इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है, ठीक है। इसके क्लासिफिकेशन है कुछ, जैसे कि पहला है अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ हेड। मतलब हेड मतलब क्या रहता है, उसकी हाइट के हिसाब से रहता है। जैसा पहला रहता है हाई हेड पावर प्लांट, उसके बाद आएगा आपका मीडियम हेड पावर प्लांट, और उसके बाद थर्ड आएगा आपका लो हेड पावर प्लांट, ठीक है। उसके बाद आएगा अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ लोड, मतलब बेस लोड भी रहता है और एक पीक लोड भी रहता है। उसके बाद आएगा आपका अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल, रन ऑफ रिवर प्लांट विदाउट पॉन्डेज, रन ऑफ रिवर प्लांट विथ पॉन्डेज, स्टोरेज टाइप प्लांट, पम्प स्टोरेज प्लांट एंड मिनी एंड माइक्रो हाइडल प्लांट, ठीक है। सो ये होगा इसका क्लासिफिकेशन। इंट्रोडक्शन। काइनेटिक एनर्जी इन फ्लोइंग वाटर और द पोटेंशियल एनर्जी इन वाटर, रिजर्व एंड कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। जो वाटर अब भी अगर स्टोर है तो उसमें कौन सी एनर्जी रहेगी, उसमें रहेगी पोटेंशियल एनर्जी। देखो यहाँ पे दिखाई देगा कि वाटर रिजर्वायर विथ पोटेंशियल एनर्जी, अगर वो वाटर स्टोर है तो उसमें कौन सी एनर्जी रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, टरबाइन को क्या करेगा, वो रोटेट करेगा, ठीक है। फिर टरबाइन किसको रोटेट करेगा, जनरेटर को। फिर जनरेटर रोटेट होने के बाद क्या तैयार होगा, अपना इलेक्ट्रिसिटी तैयार होगी, ठीक है। ये देखो वर्किंग प्रिंसिपल, यहाँ पे देखो हेड पॉइंट दिया है इनटेक, मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, वाटर आपका स्टोर रहेगा। फिर पेनस्टॉक पाइप से वो सीधा आएगा टरबाइन की तरफ, फिर क्या करेगा, वो टरबाइन को रोटेट करेगा। उसके बाद डैप ट्यूब से क्या हो जाएगा, वो पानी डिस्चार्ज बाहर निकल जाएगा, ठीक है। डैप ट्यूब के ऊपर देखो अभी क्या लगा देगा, जनरेटर, ठीक है। जनरेटर क्या तैयार करेगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी तैयार करेगा और वो स्टोर होगा ट्रांसफार्मर में, ठीक है। यहाँ पे देखो ब्लॉक डायग्राम दिखा दिए कि पोटेंशियल एनर्जी रहती है वाटर में, जब वो फ्लो में आएगा तो उसकी एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में।
फिर वो काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, टरबाइन को रोटेट करेगा और उससे जो एनर्जी तैयार होगी वो कौन सी रहेगी, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी रहेगी। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? सो इसके एडवांटेजेस हैं, सिंस नो फ्यूल इज बर्न इन हाइड्रोलिक पावर जनरेशन दिस इज नो पोल्यूशन रिजल्टिंग फ्रॉम कंबशन ऑफ फ्यूल। अगर इसमें अगर फ्यूल को हम बर्न ही नहीं करने से पोल्यूशन होगा क्या? नहीं, तो लेस पोल्यूशन इसका पहला फैक्टर। उसके बाद है इसका, इफ देर इज अ सफिशिएंट वाटर स्टोरेज इन द डैम इट इज़ पॉसिबल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एज एंड व्हेन नेसेसरी। मतलब अगर सफिशिएंट भी वाटर अपने तरफ अगर स्टोर रहा तो फिर भी हम इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद ऑल्दो वाटर रिजर्व इज यूज फॉर पावर जनरेशन इट कैन बी रिप्लेस ड्यूरिंग रेनी सीजन लीडिंग टू अनइंटरप्टेड पावर जनरेशन। क्या रहता है, अगर हम समझो रेनी सीजन में जैसे रहता है इंटरप्शन आता है पावर सप्लाई में, सो हम इससे क्या कर सकते हैं, इसका जो एनर्जी है इससे प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं। उसके बाद क्लीन सोर्स एनर्जी है, पोल्यूशन है इसने कुछ इसका। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस एट कॉन्स्टेंट रेट, और इसका जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस का जो रेट है वो कैसे रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद इसके लिमिटेशंस आएंगे कुछ, वेरी एक्सपेंसिव, इसका जो कॉस्ट है वो कैसा है, वो बहुत ही हाई है। उसके बाद फ्लडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ एरिया, इसके लिए कैसे चाहिए, एरिया भी कैसे चाहिए, लार्ज अमाउंट में चाहिए। द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर वाटर में हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन लिविंग वर्ल्ड इन द रिवर। तो इससे क्या हो सकता है, जो लिविंग वर्ल्ड जो रहते हैं, मतलब पानी में रहने वाली जो चीज़ें रहते हैं उस पर क्या होता है, अफेक्ट होता है इसका। और जियोलॉजिकल डैमेजेस, और कुछ इसके जियोलॉजिकल डैमेजेस भी है। उसके बाद इसका मेंटेनेंस भी कैसे रहेगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को क्या ज़रूरत रहती है, इसका मेंटेनेंस बहुत ही ज़रूरी रहता है। In order to operate micro hydropower plants in good condition for a long period, waterway facilities, electric equipment, transmission and distribution line should be maintained adequately. अगर किसी भी चीज़ को हमको अगर लॉन्ग टाइम पीरियड तक अगर चलाना है तो उसका टाइम टू टाइम मेंटेनेंस होना बहुत ही ज़रूरी रहता है, ठीक है। जैसे कि फिर इसके जो वाटरवे की फैसिलिटी हो गई, या फिर ट्रांसमिशन लाइन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हो गया, तो इसकी मतलब टाइम टू टाइम इसका मेंटेनेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। ऑपरेटर्स मस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व इवन स्मॉल ट्रबल्स एंड प्रिवेंट एक्सीडेंट फॉर फैसिलिटी। मतलब छोटी से छोटी चीज़ को भी ऑपरेटर को क्या करना है, उसको प्रॉपर देखना है। मतलब छोटी सी चीज़ भी आके जाके क्या कर सकते हैं, एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम तैयार कर सकती है। फॉर दिस पर्पज डेली पेट्रोल्स एंड पीरियोडिक इंस्पेक्शन आर एसेंशियल एंड रिकॉर्डिंग एंड कीपिंग ऑफ दिस डेटा आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। डेली पेट्रोल्स मतलब क्या होता है ना, कि जो कुछ ऑपरेटर्स रहते हैं उसका डेली ऑब्जर्वेशन बहुत ही ज़रूरी है। मतलब जो सभी जो चीज़ें इसका डेली ऑब्जर्वेशन होना ही चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर छोटी सी भी प्रॉब्लम हो गई तो अगर इसको नज़रअंदाज कर दिया तो क्या हो सकता है, उसका एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है उससे। The items and frequency of patrols and inspection should be decided considering condition for facility and way. सो यही बताया यहाँ पे कि इसका जो डेली जो पेट्रोल्स है, मतलब डेली इंस्पेक्शन क्या है इसका बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। सो ये हो गया अप टू हाइड्रोलिक पावर प्लांट। इसका जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम बात करेंगे फिर डीजल पावर प्लांट के बारे में। और ये जो वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, इसकी लिंक जो है मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूँगा, और उसके आगे के जो भी वीडियो रहेगा इस सब्जेक्ट के रिलेटेड वो आपको मिलेंगे यूट्यूब पर ही, मैं आपको लिंक इसकी भेजता रहूँगा, ठीक है। और अगर इसके बारे में कुछ भी डाउट था तो आप ग्रुप पे मुझसे पूछ सकते हैं।